हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बैंकिंग एकेडमी के ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जनरली कोरोना के शेड्यूल के बाद बहुत सारी हमारे पास अपॉर्चुनिटी स्टेप बाय स्टेप आ रही है। रिसेंटली 1-2 महीने पहले आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस पीओ और एसबीआई पीओ जो एक साथ 3 नोटिफिकेशन हमारे पास आई थी, हमें 3 अपॉर्चुनिटी मिली थी, जिसकी अभी प्रीलिम्स और आगे जाके मेंस की एग्जाम का फेज स्टार्ट हो रहा है। बहुत सारे स्टूडेंटों का एक एम होता है, एक ड्रीम जॉब होता है कि बैंक में ऑफिसर, बैंक में असिस्टेंट बन के एक अच्छा करियर बनाए। मेहनत भी बहुत सारे की होती है। लास्ट 6 महीने, 1 साल से, 1.5 साल से, कोरोना टाइम से बहुत सारे स्टूडेंट एक अपने बैंकिंग करियर के लिए जी जान लगा के मेहनत करते होते हैं। लेकिन उस मेहनत के साथ जब जब कोई भी आपकी एग्जाम आए, प्रीलिम्स आए, मेंस आए, तब हर सिचुएशन में जब पेपर अटेम्प्ट हमें करना है, हमने तैयारी तो सारी कर ली है, सारे सब्जेक्ट पढ़े होंगे, सारे चैप्टर पढ़े होंगे। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जब एग्जाम के फॉर्म आए तब से प्रिपरेशन स्टार्ट किए होंगे। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिसने 1-8 महीने पहले प्रिपरेशन स्टार्ट किया होगा। लेकिन हर एक की एक्सपेक्टेशन होती है कि अच्छी तरह से एग्जाम दे। नो डाउट जिसने रिसेंटली 1-2 महीने में तैयारी चालू किया होता है, उसको तो एक गोल ये रखना होता है कि 2022 में जो वैकेंसीज आए जनवरी फरवरी के बाद, उसको 100% सिलेबस के साथ टारगेट करे और अच्छा आउटपुट लाए। क्योंकि कोई भी बैंकिंग एग्जाम में अच्छी तरह से आप 3 से 4 महीना एटलीस्ट सिलेबस को अगर फोकस करोगे तो 100% आप प्रीलिम्स और मेंस आराम से दे पाओगे और अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ दे पाओगे। जो स्टूडेंट बहुत लॉन्ग टाइम से तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा फेज है कि जो अच्छी तरह से एग्जाम प्रीलिम को टारगेट करे। हमने सारे सब्जेक्ट भी पढ़े होते हैं, सारे चैप्टर भी पढ़े होते हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिसने 70%, 75%, 65% तक सिलेबस भी पढ़ा होगा, 1-2 महीने पहले तैयारी चालू किया हो, तो भी उनको एक तो ये रहता है कि आप एक लेवल पे पेपर अटेम्प्ट करके आए, एक अच्छा एक्सपीरियंस भी लेके आए, और अगर 70% के आसपास अगर आपने सिलेबस भी पढ़ा है तो भी आप कट ऑफ को अच्छी तरह से क्वालिफाई कर सकते हो। वो सारी चीजें हम आज जो एसबीआई प्रीलिम 21 नवंबर को है और आगे नेक्स्ट सैटरडे संडे मतलब अराउंड लगभग 27 या 28 तारीख को वापस दूसरे फेज में एग्जाम से है। सब लोगों की अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम है। तो जो लोग 21 को एग्जाम देने जा रहे हैं और 28 को एग्जाम देने जा रहे हैं, उनके लिए प्रीलिम्स का पेपर, हमारा जो 100 मार्क का प्रीलिम्स का पेपर है, उसको किस तरह से अटेम्प्ट करना चाहिए, क्या क्या आपकी पेपर अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट 1-1.5 साल से तैयारी कर रहे होते हैं, कोई 6 महीने से कर रहे होते हैं, लेकिन उसने जो प्रिपरेशन किया होता है उसमें सारा सिलेबस तो पढ़ लिया होता है, नए नए क्वेश्चन भी बहुत सारे किए होते हैं, पूरे दिन मेहनत भी करते होते हैं, लेकिन जब पेपर अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटेजी को अगर जान के नहीं जाते हैं तो वहां पे अब कट ऑफ क्वालिफाई होने में कहीं ना कहीं उसको दिक्कत आती है। इसलिए आज हम एसबीआई पीओ का जो पेपर है उसका तीन सेक्शन, मैथ्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश, तीन को कैसे बेटर अटेम्प्ट करें और कट ऑफ जो लास्ट 4 सालों में 2017, 2018, 2019, 2020 लास्ट 4 सालों में कट ऑफ जो है एसबीआई प्रीलिम का वो क्या रहा है वो भी हम जानेंगे। और जो नए बच्चे हैं, जो नए स्टूडेंट हैं, जो रिसेंटली प्रिपरेशन स्टार्ट किया है, तो उनको भी एक लेवल का आइडिया है कि पेपर में अटेम्प्ट किस लेवल तक का करना है। तो हमें पूरा एक स्ट्रेटेजी समझना है कि आज कल जब 21 तारीख को हमारा पेपर हो तो हम अच्छी तरह से पेपर को अटेम्प्ट करें। दोस्तों, ये बेसिक चीज तो बताने की जरूरत नहीं है कि पेपर होता कैसा है। फिर भी कुछ नए स्टूडेंट हो जो तैयारी करना चाहते हो, तैयारी स्टार्ट करना चाहते हैं कि अगले साल जो एसबीआई पीओ आएगा तो उसकी अभी से तैयारी करना चाहते हैं, तो उनके लिए पेपर पैटर्न जानना जरूरी है कि कोई भी पीओ की एग्जाम आती है, चाहे वो एसबीआई की हो, आईबीपीएस की हो, या क्लर्क की एग्जाम आती है, एसबीआई की हो, आईबीपीएस की हो, तो उसका प्रीलिम का स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम होता है। अभी जो एसबीआई पीओ का एग्जाम नवंबर में जो है कल मतलब 21 तारीख को भी है, किसी स्टूडेंट का
28 को भी है। तो प्रीलिम का स्ट्रक्चर जो है वो 3 पेपर हमारे 3 सेक्शन होते हैं, न्यूमेरिकल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग या तो रीजनिंग एबिलिटी और इंग्लिश। 3 सेक्शन, 2 सेक्शन 35-35 मार्क और 1 सेक्शन 30 मार्क का, और जो उसके लिए टाइम लिमिट अलॉट की जाती है वो 1 आवर्स का इक्वली डिवाइड किया जाता है 20 मिनट 20 मिनट 20 मिनट को। तो दोस्तों यहां पे ये भी जरूरी है कि पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है या एक्यूरेसी कितना रखना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ज्यादा अटेम्प्ट करने में जाने में एक्यूरेसी अच्छे नहीं रख पाते। बहुत ज्यादा स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जब पेपर को अच्छी तरह से 2 पार्ट में डिवाइड नहीं कर पाते, जिसकी वजह से मैक्सिमम अटेम्प्ट नहीं कर पाते, और पेपर का जो हकीकत में कभी कभी कट ऑफ 55 आता है, 57 आता है, ठीक है, 58 आता है। तो हम जब पेपर जब हमारे हाथ में आता है तब हम जानते तो हो कि भाई पेपर कैसा है, किस लेवल का पेपर है, लेकिन अटेम्प्ट करने की सिस्टम की वजह से कट ऑफ में कभी कभी हम रह जाते हैं। तो दोस्तों 100 मार्क का पेपर 60 मिनट, ये सब लोग जानते ही है, उसमें ज्यादा टाइम हम वेस्ट नहीं कर रहे। लेकिन आईबीपीएस और एसबीआई में मेन जो डिफरेंट है कि अगर आईबीपीएस की एग्जाम होती है क्लर्क और पीओ की, और एसबीआई की क्लर्क और पीओ की एग्जाम होती है, उसमें दोनों में मेन डिफरेंस जो है वो ये है कि नो सेक्शनल कट ऑफ विल बी अप्लाइड। मतलब एसबीआई की एग्जाम में जैसे सेक्शन वाइज कट ऑफ है, जैसे ये हमारा पहला सेक्शन जैसे मैथ्स, ये हमारा दूसरा सेक्शन, ये हमारा तीसरा सेक्शन, तो तीनों 3 सेक्शन जो है उसमें सेक्शन वाइज पास होना जरूरी नहीं है। लेकिन दोस्तों ऐसा माइंडसेट लेके जाओगे कि सेक्शन वाइज पास होना जरूरी नहीं, एक आध सब्जेक्ट वीक चला जाए, ठीक है, तो अच्छा है, ठीक है। लेकिन दोस्तों आपको टोटल कट ऑफ क्वालिफाई करने में तीनों 3 सब्जेक्ट को अच्छी तरह से अगर अटेम्प्ट करोगे तो आपको तीनों 3 सब्जेक्ट अच्छा आउटपुट देंगे और कट ऑफ क्वालिफाई करोगे। तो ऐसा सोच के नहीं जाना है कि एक आध सब्जेक्ट वीक चला गया तो फिर आपका दोनों दूसरे जो सेक्शन है ना वो बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, ठीक है, तो आपका टोटल कट ऑफ क्वालिफाई होगा। हाँ, ये एक यहां डर नहीं है कि अगर कोई एक सेक्शन में आपको 7-8 मार्क्स आते हैं और 2 सेक्शन में आपको कभी 25-25 या 27-28 30-30 मार्क आते हैं और एक सेक्शन में 7-8 मार्क्स आ गया और इंडिविजुअल कट ऑफ नहीं है, तो आप टोटल कट ऑफ अगर आपका समझो कि अगर 58 बन गया है और कट ऑफ जो है क्वालिफाई होने का वो 57 के आसपास है, तो आप कट ऑफ क्वालिफाई कर सकते हैं। मतलब यहां पे सेक्शनल कट ऑफ एसबीआई प्रीलिम में नहीं होता है, एसबीआई पीओ में। ये जो स्टूडेंट है, जो मतलब नए स्टूडेंट है, उनको आईबीपीएस और एसबीआई में क्या डिफरेंस होता है वो मैंने यहां बता दिया। अब दोस्तों बात करें कि कट ऑफ की लास्ट 3-4 सालों में एसबीआई पीओ प्रीलिम का कट ऑफ किस लेवल पे रहा है। दोस्तों जो कट ऑफ होता है ना वो कभी पहले से प्रिडिक्टेड नहीं होता है। हमें जब पेपर अटेम्प्ट करते हैं, हमने अच्छी तैयारी की है, हमने अच्छी मेहनत की है, प्रैक्टिस की है, तो अगर हम पेपर को जब अटेम्प्ट कर रहे होते हैं ना तब हमें पता चल जाएगा इस पेपर का लेवल इजी है, इस पेपर मॉडरेट है, ये पेपर थोड़ा लेंथी है, ठीक है। तो ये जो 3 हमारे पार्ट है, इजी, मॉडरेट और लेंथी, तो ये जो पेपर है वो आप जब अटेम्प्ट करते होंगे तब आपको पता चल जाना चाहिए कि ये पेपर का लेवल कैसा है। और कट ऑफ जो है वो 2-3 चीजों के ध्यान में रख के बनता है। एक तो नंबर ऑफ वैकेंसी, कि नंबर ऑफ वैकेंसी अगर ज्यादा होती है तो कट ऑफ जो होता है वो थोड़ा कम आता है, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट सिलेक्शन ज्यादा होते हैं। अगर पेपर का लेवल बहुत इजी होगा तो कट ऑफ थोड़ी हाई जाएगी, और पेपर का लेवल थोड़ा ज्यादा होगा तो कट ऑफ थोड़ी कम आएगी। मतलब पहले से ऐसा सोच के नहीं जाना है। लेकिन एसबीआई पीओ की एक अच्छी बात यह है कि हर वक्त, हर साल 2017 गिन लो, 18 गिन लो, 19 गिन लो, 20 गिन लो, हर साल एसबीआई पीओ में एक प्लान की तरह हर साल 2-2 हजार पीओ की वैकेंसी होती है। तो यहां वैकेंसी डिफरेंस नहीं है, इसलिए कट ऑफ समझना बहुत आसान है। जब अलग अलग लेवल पे वैकेंसी होती है, कभी 5,000, कभी 3,000, कभी 2,000, कभी 10,000, तो वैकेंसी के हिसाब से कट ऑफ वेरी करता है। जबकि लास्ट 4 सालों में एसबीआई पीओ की नंबर ऑफ वैकेंसी ऑलमोस्ट सेम है, तो यहां पे वैकेंसी के हिसाब से कट ऑफ वेरी नहीं हुआ है। यहां पे जो कट ऑफ वेरी हुआ है लास्ट 4 सालों का, वो पेपर के लेवल के ऊपर वेरी हुआ है। और तीसरा जो सेगमेंट है कट ऑफ का कि किस हिसाब से, तो नंबर ऑफ एप्लीकेंट कितने हैं, नंबर ऑफ एस्पायरेंट कितने हैं, उसके ऊपर डिपेंड होता है कि कट ऑफ किस तरह से बनता है। तो दोस्तों अगर मैं 2020 की बात करूं तो 2020 में जो एसबीआई पीओ प्रीलिम का कट ऑफ जो है वो 58.5 जनरल कैटेगरी का रहा है। 58.5 2020 कोरोना का साल, उसमें भी
एसबीआई ने एग्जाम ली थी, उसमें प्री भी हो गया, मेंस भी हो गया, पोस्टिंग भी आ गया। तो प्रीलिम्स का जो कट ऑफ था एसबीआई पीओ प्रीलिम्स का 2020 का वो 58.5 था। अब दोस्तों यहां पे कोई स्टूडेंट को क्वेरी होती सर ओबीसी का कट ऑफ क्या है, एसटी एससी का क्या है, एससी का क्या है। दोस्तों हम जब तैयारी कर रहे होते हैं ना, जब हम कोई बैंक में लगने के लिए ऑफिसर बनने जा रहे हैं ना, तो हम कैटेगरी डिसाइड करके नहीं जा रहे। हमें तैयारी जो है ना वो जनरल की करनी है। हमें कट ऑफ जनरल का क्वालिफाई करने का टारगेट करना है, तो फिर आपकी कोई भी कैटेगरी होगी तो आप ऑटोमेटिकली आपका जो कट ऑफ है वो क्वालिफाई कर पाओगे। आप जब तैयारी कर रहे होते हैं, जब प्रैक्टिस करके कर रहे होते हैं, जब आप कोई मतलब संस्था के साथ, कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ या सेल्फ तैयारी कर रहे हैं, तो आपको वहां पे तैयारी जो होती है ना वो कैटेगरी वाइज नहीं होती है। तो कट ऑफ को भी हमें कभी भी, वैसे कट ऑफ जो होता है वो आपको कैटेगरी वाइज ही आता है, लेकिन हमें जो कट ऑफ, जो हाईएस्ट कट ऑफ होता है वो जनरली जनरल कैटेगरी का होता है। तो हमें यहां पे कट ऑफ जो है वो जनरल की तैयारी करके क्वालिफाई करने का टारगेट करना है। फिर आपकी कोई भी कैटेगरी होगी, ओबीसी, एसटी, एससी, ईडब्ल्यूएस कोई भी होगी, आराम से कट ऑफ निकल जाएगा। दूसरा दोस्तों यहां पे बहुत वेरिएशन है 2020 और 2019 में। 2019 में आपका कट ऑफ था 71, लेकिन मैंने यहां बता दिया हर साल एसबीआई में 2000 के आसपास ही वैकेंसी थी। एवरी ईयर की बात करूं मैं, 2000 आसपास ही वैकेंसी थी। तो यहां पे वैकेंसी के हिसाब से कट ऑफ वेरी नहीं हुआ है, यहां पे पेपर के लेवल के ऊपर आपका जो कट ऑफ है वो वेरी हुआ है। इसलिए यहां पे 71 आया था। पेपर का लेवल थोड़ा कंपेयर टू मतलब एक्सपेक्टेशन इजी होता है, इसलिए यहां कट ऑफ 71 आई। और अगर जब 71 कट ऑफ आती है तो पेपर ऐसा होता है जब आप 90, 95 अटेम्प्ट कर पाओ दोस्तों, ठीक है। 2018 का कट ऑफ देखिए सेम वापस 58 था, यहां 56 समथिंग है, ठीक है। तो कट ऑफ ऑलमोस्ट आपका एसबीआई का लास्ट 3 सालों का अगर मैं देख रहा हूं तो यहां पे 17 में देखिए 51 कट ऑफ था। तो पेपर का कट ऑफ, ये तो आपको एक आइडिया मिले कि लास्ट ईयरों में आपका कट ऑफ क्या रहा है, ठीक है। यहां पे आपको कट ऑफ देख के एग्जाम देने नहीं जाना है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जो कट ऑफ है वो 55 टू लेके 65 के बीच में रहने के अगर एवरेज पेपर रहता है तो ऐसे चांसेस रहते हैं। ये एक्सपेक्टेशन होती है कि जनरली बैंकों का कट ऑफ जो है 60% के आसपास ज्यादातर बैंकों का रहता है, लेकिन कभी कभी वैकेंसी कम हो तो 70 भी जाता है, 75 भी जाता है। लेकिन एसबीआई पीओ की बात करूं मैं आपको तो यहां पे ऑन एन एवरेज 50 से लेके 60 के बीच में रहा है। लेकिन हम जनरली अगर पेपर का लेवल जब वहां देखेंगे तब हमें डिसाइड करना है कि इसका कट ऑफ किस लेवल पे रह सकता है। अगर आपने जो भी प्रैक्टिस किया उससे थोड़ा लेंथी पेपर आए, आपको आता सब कुछ होगा, लेकिन पेपर जो है वो थोड़ा कैलकुलेटिव होगा तो कट ऑफ कम आ सकती है, और पेपर बहुत इजी होगा तो कट ऑफ हाई जा सकती है। तो ये लास्ट 4 सालों के प्रीलिम की कट ऑफ का यहां पे मैंने आपको कंपैरिजन दे दिया, लेकिन ये कट ऑफ को ध्यान में रख के एग्जाम अटेम्प्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये हो गया दोस्तों 3 साल की प्रीलिम का कट ऑफ। अब दोस्तों हमारे जो 3 सेक्शन है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश। अब जब हम पेपर अटेम्प्ट करते होते हैं ना दोस्तों, तो बहुत सारे स्टूडेंट को एडवाइस भी मिला होता है, कभी कभी बिना स्ट्रेटेजी पेपर देने जाते हैं, सिलेबस सब पता होता है, सब्जेक्ट सब पता होते हैं, ठीक है, उसमें प्रैक्टिस भी अच्छा करते हैं, लेकिन बिना स्ट्रेटेजी पेपर देने जाते हैं तो वो पेपर जो होता है वो अटेम्प्ट जो हमें जिस हिसाब से टारगेट कट ऑफ होता है उस हिसाब से नहीं होता है। क्योंकि दोस्तों आपको हर एक सेक्शन में यहां पे 20-20 मिनट का टाइम मिल रहा है, मैथ्स में 20, रीजनिंग में 20 और इंग्लिश में 20। तो पहला काम हमारा ये होता है कि जैसे मैथ्स में 20 मिनट में 35 क्वेश्चन है, रीजनिंग में 20 मिनट में 35 क्वेश्चन है। तो पहले हमें क्या करना है कि 20 मिनट को 2 पार्ट में डिवाइड करिए दोस्तों। मतलब ऐसा नहीं कि लिख के डिवाइड करना है, लेकिन एक मेंटली वहां पे प्रिपेयर होके जाना है कि रीजनिंग का कोई भी सेक्शन आएगा, चाहे वो पहला क्वेश्चन कोई भी हो, 15वां क्वेश्चन कोई भी हो, लेकिन रीजनिंग के जो चैप्टर आपने पढ़े हैं, जो आपने तैयार किए हैं ना, उसका एक सीक्वेंस बनाइए कि पहला चैप्टर वहां जाके मैं कौन सा अटेम्प्ट करूंगी या तो करूंगा, दूसरा चैप्टर वहां जाके कौन सा अटेम्प्ट करूंगा, तीसरा चैप्टर कौन सा अटेम्प्ट करूंगा। हम क्या करते हैं जब पेपर देने जाते हैं तो जो पहला क्वेश्चन होता है ना उसको पहले उठाते हैं। हकीकत में कभी कभी पहले 5-7 क्वेश्चन सेक्शन के थोड़े लेंथी होते हैं और हम उसी में टाइम वेस्ट कर देते हैं, उसी में फंस जाते हैं, जिसकी वजह से जो मैक्सिमम अटेम्प्ट करना है ना वो नहीं कर पाते हैं। इसलिए पहली मेरी रिक्वेस्ट आपको यह है कि जब तक आपने एग्जाम से पहले आपका पूरा सब्जेक्ट का स्ट्रक्चर अगर नहीं बनाया है
कि मैं पहला मेरा बेस्ट चैप्टर कौन सा है, सेकंड बेस्ट चैप्टर कौन सा है, जो मिनिमम टाइम में मैक्सिमम मार्क्स देंगे। आपका भले बेस्ट चैप्टर कोई भी हो, लेकिन यह भी यहां पे काउंट करना जरूरी है कि जो मिनिमम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट देना चाहिए, जो आपको एक कॉन्फिडेंस देगा कि मेरा इतना अटेम्प्ट हो गया। मतलब हर एक सेक्शन में आप एक चीज करके जाइए, चैप्टर का एक सीक्वेंस बना के जाइए कि पहला ये चैप्टर पूछा गया तो मैं अटेम्प्ट करूंगा, अगर ये नहीं पूछा गया तो दूसरा ये वाला पूछा गया तो वो अटेम्प्ट करूंगा। क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि रीजनिंग में हमने 20 चैप्टर पढ़े हैं तो 20 से 20 पूछे जाएंगे, मैथ्स में हमने 25 चैप्टर पढ़े हो तो 25 से 25 पूछे जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। चैप्टर जो होते हैं वो कोई भी पूछे जाएंगे, हमने पढ़े होंगे वो आएंगे, लेकिन हमें एक पूरा सीक्वेंस बनाना जरूरी है, इसलिए खास। और दोस्तों 2 पार्ट में डिवाइड मतलब क्या कि पहली 10-12 मिनट ऐसी होनी चाहिए रीजनिंग मैथ्स में कि जिसमें आपको 35 क्वेश्चन में से जो फर्स्ट आते हो और जल्दी से आते हो, कम टाइम में मैक्सिमम मार्क्स देते हो, ऐसे क्वेश्चन उठा के डायरेक्ट सोल्व करने, सोचने के लिए टाइम आपका वेस्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि कभी कभी रीजनिंग में पजल ही पहला क्वेश्चन होता है और हम पहला ही पजल उठा लेते हैं और उसी में फंस जाते हैं 5-10 मिनट, और उसके बाद फिर टाइम बचा नहीं होता है, जल्दी जल्दी में रीजनिंग के और 5-10 क्वेश्चन कर देते हैं, फिर हमारा कट ऑफ नहीं बन पाता है। और कभी कभी कोई स्टूडेंट पहले से चालू करते 20 क्वेश्चन तक पहुंचते, तब तक तो उसका टाइम ही सेक्शन का खत्म हो जाएगा। तो यहां पर खास ध्यान देने का, सेक्शन का जो टाइमिंग है, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट होगा और ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, आपको वो स्टार्ट करने की और बंद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो नए बच्चे हैं उसके लिए ये मैसेज है, ऑटोमेटिक सेक्शन स्टार्ट होगा और ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा जैसे 20 मिनट खत्म होगी। अगर आपका सेक्शन 20 मिनट से पहले ही खत्म हो गया, अच्छी बात हो गई, ठीक है, कि 20 मिनट से पहले ही सेक्शन पूरा अटेंड कर दिया, ठीक है, तो भी आप सेक्शन स्विच नहीं कर पाओगे, वो 20 मिनट के बाद ही सेक्शन स्विच होगा। और वहां जाके पहला हमें यहां से सोच के नहीं जाना है कि मैं पहला रीजनिंग अटेम्प्ट करूंगा, पहला मैथ्स अटेम्प्ट करूंगा, वहां पे रैंडमली सेक्शन आपका स्टार्ट होगा। तो ऐसी मेंटालिटी लेके जाते हो ना तो भी 5-7 मार्क कम हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम सोच के जाते हैं कि भाई पहला रीजनिंग आएगा और रीजनिंग अटेम्प्ट करने का, और वहां पहला इंग्लिश आ जाएगा ना, तो फिर हमें डायरेक्ट ऐसा लग जाएगा कि ये तो मैंने सोचा था उससे मतलब विपरीत कंडीशन में जा रहा है, फिर हम वहीं पे कभी 2-5% नेगेटिव हो जाते हैं। इसलिए कोई चीज सोच के नहीं जाना है, बस ये सोच के जाना है कि कट ऑफ कितना भी आए मुझे अटेम्प्ट करने का है। देखिए रीजनिंग की अगर बात करें कि सेक्शन अगर जो है उसको किस तरह से अटेम्प्ट करना है, किस तरह से उसको टारगेट करना है, तो दोस्तों यहां पे मैंने सारे चैप्टर लिखे हुए कि पजल, जैसे सबसे बड़ा रीजनिंग का एक टॉपिक है तो वो पजल है। अगर 35 मार्क का अगर आपका पेपर आएगा तो उसमें कम से कम 15 से 20 मार्क की पजल होगी, कम से कम 15 से 20 मार्क की, क्योंकि पीओ का पेपर है। क्लर्क का पेपर होता है तो कभी 15 मार्क के आसपास होती है। तो यहां पे पहली चीज है, बहुत सारी पजलें आपने पढ़ी हुई है, तो पजल जो है पार्ट वो कम से कम 15 से 20 मार्क का रहेगा। लेकिन दोस्तों मेरा आपको एक ही एडवाइस है कि पजल सेक्शन जो है वो आपको लास्ट 10 मिनट में अटेम्प्ट करना है। लास्ट 10 मिनट मतलब किसकी? रीजनिंग की लास्ट 10 मिनट में, ठीक है। पूरे पेपर की लास्ट 10 मिनट में वापस रीजनिंग में आने का टाइम नहीं मिलेगा। इसलिए रीजनिंग के जो पार्ट आपने डिवाइड किए कि पहले 10-11 मिनट में आपको ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेने जो जल्दी से हो, कम से कम टाइम में हो और मैक्सिमम मार्क्स देते हो। तो पजल का सेक्शन जो है वो हमें लास्ट 10 मिनट में अटेम्प्ट करना है, ठीक है, छोड़ नहीं देना है, अटेम्प्ट करना है। 15 से 20 मार्क की पजल में से कम बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं 3-3 पजल बना देते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो 2 पजल बना देते हैं, और कोई तो ऐसे होंगे सारी पजल बना देंगे। तो यहां पे ये ध्यान देना है कि पजल को लास्ट में अटेम्प्ट करना है। पहला क्वेश्चन ही पजल हो तो भी हमें दूर रहना है। हाँ, जो लोग एक्सेप्शनल कैसे 100 में से या 1000 में से एक स्टूडेंट ऐसा होगा जिसको पजल ही उसका मास्टर है, तो फिर उसको पहला अटेम्प्ट करने में कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन बाकी स्टूडेंट के लिए मेरा आपको एडवाइस ये है कि इसको लास्ट में अटेम्प्ट करना चाहिए। हमारा पहला अटेम्प्ट क्या होना चाहिए? तो अगर वेन डायग्राम है तो वेन डायग्राम पहला अटेम्प्ट होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। सिलॉग्स, ठीक है, सिलॉग्स अगर हमारा पहला अटेम्प्ट हो तो बहुत अच्छी बात है, कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा और कम टाइम में अटेम्प्ट भी हो जाएगा। यहां पे मैंने टाइम भी दिया हुआ है दोस्तों कि 15 से 20 मार्क की अगर पजल आती है तो 10 से 11 मिनट का टाइम आप स्पेंड कर सकते हो। लेकिन लास्ट में पहले वाले जो आपके 10 मिनट है उसमें जो ऐसे चैप्टर है जो कम टाइम में आपको ज्यादा मार्क्स देते हैं वो अटेम्प्ट करना है। वेन डायग्राम अगर पूछा गया तो ये पहला अटेम्प्ट होना चाहिए, दूसरा अटेम्प्ट ये होना चाहिए, तीसरा अटेम्प्ट कोडिंग डिकोडिंग होना चाहिए। तो ये 3 हमारी सीक्वेंस है कि भाई वेन डायग्राम मतलब सिलॉक्स पूछा गया तो पहला अटेम्प्ट, अगर वेन डायग्राम नहीं है तो फिर पहला ऑप्शन क्या होना चाहिए?
मैथ ऑपरेशन मतलब इनइक्वालिटीज, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, ऐसा सोच के नहीं जाना है कि वेन डायग्राम पूछा ही जाए, कभी कभी नहीं भी पूछा गया, लेकिन अगर पूछा गया तो पहला, अगर वो नहीं पूछा गया तो मैथ ऑपरेशन मतलब इनइक्वालिटीज, अगर वो भी नहीं पूछा गया तो क्या आएगा, कोडिंग डिकोडिंग हमारा पहला ऑप्शन आएगा। मतलब डिपेंड होता है कि आप कौन से चैप्टर्स आपकी पेपर में आए। अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग चैप्टर पूछे जाते हैं, यह भी जरूरी है कि आपको नो डाउट रिव्यू लेना जरूरी है कि पेपर कैसा था, लेकिन ऐसा सोच के नहीं जाना है कि यही चैप्टर इसकी शिफ्ट में थे तो वही चैप्टर मेरी शिफ्ट में आएंगे, यह भी कोई प्रिडिक्शन नहीं है, पेपर टोटली डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। इसलिए खास ध्यान देने का, बस हमें यह देखना है कि पेपर का लेवल कैसा है। तो दोस्तों ये वेन डायग्राम भी कभी कभी 4-4, 5-5, 6-6 मार्क्स का, इनइक्वालिटी कभी 5 मार्क की पूछी जाती है, कभी कोडिंग डिकोडिंग भी 5-6 मार्क की पूछी जाती है। अब इसका टोटल नहीं करने का, वरना वो 35 से ज्यादा हो जाएगा, लेकिन ये मैं आपको रेंज बता रहा हूं कि कौन से टॉपिक, कौन से चैप्टर कितने मार्क्स के पूछे जा सकते हैं, और उसके लिए टाइम भी यहां अलॉट किया है दोस्तों। हर एक चैप्टर के लिए मैंने टाइम आपको यहां बताया, कोई चैप्टर 2 मिनट में हो जाना चाहिए, वहां पूछा गया, लेकिन ध्यान देने का मैंने यह रेशियो दिया है, 4 से 6 क्वेश्चन 2 मिनट में होने चाहिए। एक पूछा गया तो 2 मिनट में नहीं, वो तो 30 सेकंड में हो जाने चाहिए, ठीक है। इसलिए ये टाइम लिमिट भी हमें बहुत अच्छी तरह से ध्यान में रखना है कि ये टाइम लिमिट भी मिस नहीं होनी चाहिए, कि आपको अगर टाइम लिमिट में कुछ प्रॉब्लम हो तो अभी भी किसी का एग्जाम बहुत सारे लोग तैयारी करके बैठे हैं तो उसने देख लिया होगा, लेकिन किसी का 28 का है तो टाइम भी उसको अच्छी तरह से मैनेज करना है, 21 वाले को भी टाइम पता तो चली जाएगा कैसे मैनेज करना है। तो दोस्तों यहां पे अलग अलग चैप्टर वाइज टाइम दिया हुआ है, उसको ध्यान में रखोगे तो मैक्सिमम आउटपुट आप ला पाओगे कट ऑफ के हिसाब से। तो पजल को मैंने आपको यहां पे लास्ट बताया कि लास्ट की रीजनिंग की 10 मिनट में पजल को टारगेट करिए, उससे पहले ये जो चैप्टर है ना उसको अटेम्प्ट करिए, आपकी सीक्वेंस लिखिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि हर एक को वेन डायग्राम पहले अटेम्प्ट करना चाहिए, किसी को ऐसा लगता है कि मैं मैथ ऑपरेशन पहले अटेम्प्ट करूंगा तो आप कर सकते हो, लेकिन पहला एडवाइस ये है कि पजल को पहले अटेम्प्ट नहीं किया जाएगा। आगे बात करते हैं, रीजनिंग के कुछ और चैप्टर हैं। डायरेक्शन टेस्ट कभी 2-3 मार्क का पूछ लिया जाता है, अगर वो 2-3 मार्क का पूछा गया तो आपका 1 मिनट या 30 सेकंड के आसपास में हो जाना चाहिए, ये हमारा चौथा अटेम्प्ट होना चाहिए। अल्फाबेट नंबर टेस्ट, अगर समझ लो कभी कोडिंग डिकोडिंग नहीं आया और समझ लो कि इनइक्वालिटी मैथ ऑपरेशन नहीं आया, कभी वेन डायग्राम नहीं आया, तो हो सकता है कि ये भी 5-6 मार्क का उसके अगेंस्ट में आ सकता है, तो ये 5 मार्क का हमें 5वें ऑप्शन में अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसके बाद छठे ऑप्शन में ब्लड रिलेशन के कोई 2-3 क्वेश्चन आए, कभी 4 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। यहां पे दोस्तों हर एक के लिए मैंने टाइम लिखा हुआ है, ठीक है। ये जो आपके टॉपिक है रीजनिंग का रैंकिंग अरेंजमेंट, कभी 2-3 क्वेश्चन आते हैं तो ये हमारा 7वां ऑप्शन होना चाहिए, और मिसलेनियस वन लाइनर आते हैं तो वो डिपेंड है कि आप क्वेश्चन पढ़ के आपको पता चल जाएगा कि ये कितने टाइम में हो जाएगा, क्योंकि हम क्या करते हैं कि इंस्ट्रक्शन पढ़ने में ही हमारा ज्यादा टाइम वेस्ट होता है। इसलिए खास हर एक स्टूडेंट को रिक्वेस्ट है कि इंस्ट्रक्शन पढ़ने में आपका टाइम नहीं जाना चाहिए, डायरेक्ट सॉल्यूशन में टाइम जाना चाहिए। सबसे ज्यादा हमारा टाइम जो वेस्ट होता है वो लैंग्वेज समझने में हो रहा है, तो आपको एक एक टाइप की जो इंस्ट्रक्शन है उसकी लैंग्वेज है उसको हर बार रिपीट करते रहने का है, जिसकी वजह से वहां पे जब क्लास में पढ़े और जब टेस्ट में भी अगर आप रीड करो तो आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं हो। दोस्तों रीजनिंग के लिए हर एक में टाइम लिमिट यहां पे अलॉटेड ही है, लेकिन मैंने सीक्वेंस बताई है कि पहला चैप्टर कौन सा पूछा जाएगा वो अभी माइंडसेट करके नहीं जाना है, लेकिन ये सीक्वेंस बना के जाना है कि रीजनिंग के सारे चैप्टर की जो सीक्वेंस है वो अगर ये नहीं पूछा गया तो ये नहीं पूछा गया तो ये एक सीक्वेंस पता होनी चाहिए, तो वहां जाके अटेम्प्ट करने में दिक्कत नहीं आएगी, ये खास। और अगर पेपर 2018 की बात करूं मैं दोस्तों, 2018 की बात करें, 2019 में इजी पेपर था, 2020 में एवरेज मॉडरेट पेपर था, तो अगर रीजनिंग मॉडरेट पेपर रहता है आपका तो रीजनिंग का ऑन एन एवरेज अटेम्प्ट आपका 25 से लेके 30 के बीच में होने चाहिए दोस्तों, 25 से लेके 30 के बीच में। अगर आपका पेपर एवरेज रहता है तो रीजनिंग के अटेम्प्ट आपके 25 से लेके 30 होने चाहिए। एक्यूरेसी 90 to 95% से ऊपर रखना है। ज्यादा अटेम्प्ट करने की, ऐसा नहीं कि ज्यादा अटेम्प्ट करोगे तो क्वालिफाई हो जाओगे, ये कोई जरूरत नहीं है। पेपर का लेवल कैसा है उस हिसाब से अटेम्प्ट करना है, लेकिन अगर एवरेज पेपर रहा, ठीक है, तो 25 से लेके 30 तक का आपका अटेम्प्ट अगर रीजनिंग में होगा तो आराम से आप रीजनिंग सेक्शन आपका टोटल कट ऑफ क्वालिफाई करने में बहुत हेल्पफुल होगा। तो दोस्तों ये था रीजनिंग का सेक्शन। अब बात करते हैं मैथ्स की।
तो दोस्तों मैथ्स में बहुत सारे फैक्टर है कि जिसकी वजह से हम आगे मैक्सिमम अटेम्प्ट नहीं कर पाते होते। कोई स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जो ओनली सिंगल वन लाइनर क्वेश्चन भी ही प्रैक्टिस करते होते हैं। कभी कभी कोई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बेसिक कैलकुलेशन को कभी ध्यान में नहीं रखते होते हैं, ठीक है, क्योंकि जितनी स्पीड आपकी वर्बली होगी, जितनी वर्बली कैलकुलेशन की स्पीड होगी और जितनी जो आपका बेसिक्स अच्छा होगा, बेसिक कैलकुलेशन अच्छा होगा, उतना आपका पेपर जो है मैथ्स का वो ज्यादा अटेम्प्ट होगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जैसे मैथ्स में बेसिक क्वेश्चन सोल्व करने में भी हमें उतना टाइम लगता है और हाई लेवल का क्वेश्चन होता है तो उसको सोल्व करने में भी उतना टाइम लगता है। इसका मतलब क्या है कि हमने एवरेज स्पीड हासिल की हुई है। कब इजी क्वेश्चन होता है ना, वो तो आपको लेंथी क्वेश्चन से 20% स्पीड से जल्दी हो जाना चाहिए भाई। मतलब कोई भी अगर लेंथी क्वेश्चन है उसके लिए 1 मिनट लग रहा है ना, 2 मिनट लग रहा है अगर कभी, तो ये वाला क्वेश्चन तो इजी क्वेश्चन तो आपको 30 सेकंड में हो जाना चाहिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, सब में इक्वल टाइम अगर आप लेते होंगे ना तो भी आपका मैक्सिमम अटेम्प्ट नहीं होगा। इसलिए खास ध्यान देने का कि जब भी कोई सेक्शन अटेम्प्ट करो तो इजी क्वेश्चनों में टाइम जो है वो आपका कम जाना चाहिए, ठीक है। तो देखिए मैथ्स में बहुत सारे सेक्शन है 5-5 मार्क के। एक तो बेसिक कैलकुलेशन मतलब सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन कभी कभी 5 मार्क का आता है। अगर सिंप्लीफिकेशन नहीं आया तो उसकी जगह पे अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी। अगर सिंप्लीफिकेशन नहीं आया तो उसकी जगह पे क्या आएगा, अप्रोक्सीमेट वैल्यू, ठीक है। तो दोनों कभी कभी 5-5 मार्क की भी आ सकती है, ऐसा कोई फिक्स स्टैंडर्ड नहीं है, लेकिन जनरली 5 मार्क का 2 में से कोई एक आ सकता है। देखिए यहां पे टाइम भी अलॉट किया है दोस्तों, खास ध्यान देने का। कभी सिंप्लीफिकेशन हो, अप्रोक्सीमेट वैल्यू हो, 5 क्वेश्चन दिए होते, उसमें से एक आध क्वेश्चन ऐसा होगा जो कभी कभी लेंथी होता है जिसके लिए 2 मिनट लगता है, और 4 क्वेश्चन ऐसे होते बहुत इजी होते और जिसके लिए 30 सेकंड 40 सेकंड लगते। तो एक आध क्वेश्चन टाइम के हिसाब से छोड़ना पड़े तो साइड पे करो, 5 सोल्व करने की जरूरत नहीं है। यहां पे हमें एक्सपर्टाइज नहीं बताना है, यहां पे कम टाइम में स्मार्ट वर्क कौन कर रहा है वो बहुत जरूरी है। इसलिए खास ध्यान देने का, अगर बेसिक सिंप्लीफिकेशन में आपको 5 क्वेश्चन में से 3 जल्दी से हो रहे हैं और इजीएस्ट है और 2 ऐसे हैं जो लेंथी है, हर एक के लिए 1.5-2 मिनट का टाइम, तो 2 को पहले साइड पे करो, बाद में उसको अटेम्प्ट करिए। 20 मिनट में वापस यहां पे मैथ्स में भी 2 पार्ट में डिवाइड करिए। 10 मिनट में ऐसे क्वेश्चन कुछ करिए जो 15-17 क्वेश्चन के आसपास होने चाहिए, जो आपके कम टाइम में मैक्सिमम मार्क्स देने चाहिए। और बाद के जो क्वेश्चन है जो लेंथी है, टाइम कंज्यूमिंग है, उसको बाद वाले टाइम पीरियड में लेना है। ये खास ध्यान देने की है। कोई सोचेगा सर वापस 10 मिनट में तो कब आएंगे, ये जरूरी नहीं है, ये आपका माइंडसेट है। आप अगर चाहो तो ये कर सकते हो कि पहले पूरा पेपर 35 क्वेश्चन का जो है, ठीक है, वो पूरा एक बार गो थ्रू हो जाए 10-11 मिनट में, उसमें इजीएस्ट क्वेश्चन सोल्व कर दे। दोस्तों कभी कभी पेपर जब स्टार्ट करो ना तब 30 सेकंड में पूरा एक बार पेपर भी देख लेना चाहिए कि कौन सा टॉपिक कहां है, और वहीं से पेपर स्टार्ट करो। कि आपको लगता है कि मेरा पहला चैप्टर था बेसिक कैलकुलेशन, अटेम्प्ट करने का मैंने टारगेट किया था, तो वो 20 नंबर पे हो ना, तो 20 नंबर से पेपर स्टार्ट करो, कोई ऐसा टेंशन नहीं है। आप बस आपका स्ट्रेटेजी बना के जाइए। अप्रोक्सीमेट, उसके बाद न्यूमेरिकल वैल्यू, सॉरी न्यूमेरिकल सीरीज। देखिए न्यूमेरिकल सीरीज दोस्तों हर वक्त हर पेपर में होती है, कभी कभी 5 मार्क की होगी, कभी कभी 4 मार्क की होगी, कभी कभी 6 मार्क्स की भी हो सकती है। अब न्यूमेरिकल सीरीज ऐसी है कि दोस्तों अगर आपने सोल्व करना स्टार्ट किया 30 सेकंड के अंदर, अगर आपको इसका लॉजिक पता चल गया तो ही उसमें टाइम वेस्ट करना है, वरना कोई स्टूडेंट तो 3-3 मिनट उसमें बिगाड़ देते, 2-2 मिनट बिगाड़ देते और फिर आउटपुट ये देते हैं बाहर कि पेपर बहुत लेंथी था। नहीं, आपको स्मार्ट वर्क करना है, क्वेश्चन छोड़ना भी आना चाहिए, क्वेश्चन सिलेक्ट करना भी आना चाहिए, कब कौन सा क्वेश्चन छोड़ना ये भी आपके पास स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। कि आपको देख के ही अगर 30 सेकंड दे दिया है, आपको फिर लगता है कि इसमें कुछ आउटपुट नहीं है, तो उसको साइड पे करो, छोड़ो, नेक्स्ट आगे बढ़ो। क्योंकि क्या होता है कि वो क्वेश्चन में टाइम वेस्ट करने से कोई इजी क्वेश्चन रह जाएगा। इसलिए न्यूमेरिकल जो सीरीज है उसमें कभी 5 में से 3 आ गई, 4 आ गई तो पहले उसको सोल्व कर दो, 3 आ गई तो पहले 3 सोल्व कर दो और आगे बढ़ो। पहले जिसके लिए टाइम ज्यादा स्पेंड जा रहा है, ठीक है, ज्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है, उसको साइड पे करिए। टाइमिंग यहां पे लिखा हुआ है दोस्तों, कौन से क्वेश्चन के लिए कितना टाइम दे सकते हो। ये 5-5 क्वेश्चन के लिए 2-2 मिनट है ना, एक क्वेश्चन के लिए नहीं है, ये खास ध्यान देने का है। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, इनइक्वालिटी मैथ्स की ग्रेटर देन लेस देन वाला क्वेश्चंस, ठीक है, कभी कभी इसमें क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 भी आता है। तो यहां पे क्वांटिटी, ये 4 टॉपिक में से कोई भी 2 टॉपिक या 3 टॉपिक एग्जाम में आ सकते हैं।
ठीक है। तो यहां पे हमें सीक्वेंस ये बनाना है कि कौन सा टॉपिक पहले अटेम्प्ट करें। यहां मैथ्स में कोई लोग ऐसे भी होते हैं जो डीआई डेटा इंटरप्रिटेशन पहले अटेम्प्ट करते होते हैं। अगर उसका बेसिक कैलकुलेशन स्पीड अच्छा है, परसेंटेज निकालने की स्पीड अच्छी है, तो वो पहले डीआई सॉल्व करते हैं। लेकिन किसी का अगर बेसिक अच्छा है सिर्फ, तो ये लोग यहां से स्टार्ट करते हैं। और मेरा पहला एडवाइस ये है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो हमारा पहला अटेम्प्ट होना चाहिए, ठीक है। दूसरा हो सकता है सिंप्लीफिकेशन या अप्रोक्सीमेट वैल्यू, और तीसरा जो है वो न्यूमेरिकल सीरीज होना चाहिए। आपका अगर कोई भी टॉपिक इसमें से अच्छा है तो आप पहला ले सकते हो, लेकिन आपको डिसाइड करना आना चाहिए, लेफ्ट करना आना चाहिए कि क्वेश्चन को कब छोड़ना है। तो ये मैथ्स का सेक्शन के आगे के चैप्टर हो गए। अब मैथ्स के सेक्शन के आगे मतलब क्या, डीआई डेटा इंटरप्रिटेशन दोस्तों कम से कम अंदाजित 15 मार्क्स से तो पेपर में यह आता ही है। पीओ के पेपर में कम से कम 15 मार्क का आता है, कभी 17 मार्क का आएगा, कभी 18 मार्क का आएगा। अब डीआई में भी यही चीज है कि आपको जो ग्राफ मतलब बार चार्ट दिया है, पाई चार्ट दिया है, लाइन चार्ट दिया है, मिक्स चार्ट दिए हुए हैं, ठीक है। तब यहां पे भी कभी कभी क्या होते हैं कि 5 क्वेश्चन डीआई में से पूछे गए, 4 पूछे गए, तो 4 में से 3 इजी होते हैं, कभी 5 में से 3 इजी होते हैं, 2 लेंथी होते हैं। तो पहले 3 सोल्व करिए, 2 को बाद में रखिए, टाइम मिलेगा तो उसके पास जाओगे आप, वरना उसके 2 लेंथी सोल्व करने में दूसरे क्वेश्चन के 5 में से 4 इजी होंगे तो वो रह जाएंगे दोस्तों। इसलिए खास ध्यान देने का है कि इजी क्वेश्चन जो है ना उसको पहले उठा के सोल्व करना है और उसमें से मैक्सिमम आउटपुट पहले लाने का है। तो यहां पे देखिए डीआई जो है 10 से 11 मिनट दे सकते हो 15 मार्क के लिए। और अरिथमेटिक वन लाइनर, जिन लोगों ने, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिसमें यहां पे कभी कभी अरिथमेटिक बेस भी डीआई आती है। अरिथमेटिक के क्वेश्चन पहले सोल्व करना स्टार्ट नहीं करना है। आपको लगे बहुत कॉन्फिडेंस हो कि इसमें अरिथमेटिक में से तो मैं पूरे सारे सोल्व कर दूंगा, तो कर सकते हो। बाकी जो कम टाइम में चाहे कितनी भी कॉन्फिडेंस हो, कभी कभी 2-4 क्वेश्चन अगर ये वन लाइनर वाले लेंथी आ गए तो फिर हमारा कॉन्फिडेंस डाउन होकर फिर अटेम्प्ट कम हो जाते हैं। इसलिए खास ध्यान देने का, जो चीज में आपका कॉन्फिडेंस हो वहां से पेपर स्टार्ट करने का है। यहां पे भी 5 से 6 मिनट का टाइम दे सकते हो। और अगर एवरेज पेपर रहता है अगर, तो हमें मैथ्स में 20 से लेके 27 तक आराम से अटेम्प्ट करना जरूरी है। एटलीस्ट ये अटेम्प्ट करना हमारा बनना चाहिए, ठीक है। हाँ, जो लोग अभी अभी तैयारी चालू किया है, अभी अभी पढ़ना चालू किया है, 1-2 महीना हुआ हो, ठीक है, या 2.5 महीना हुआ हो, लेकिन कोई भी बैंक की तैयारी के लिए एटलीस्ट पहले अगर 4 महीना अच्छी तरह से दिए होंगे तो आप 100% कॉन्फिडेंस के साथ पेपर दे पाओगे। जिसने 1-2 महीना हुआ है उसको कोई टेंशन नहीं है, फिर भी जितना आता है, जितना बनता है, आपके जितने चैप्टर आपने पढ़े हो, ठीक है, वो सारे अटेम्प्ट करके आ सकते हैं। कभी कभी हमने 65 मार्क का अटेम्प्ट किया होता है और कट ऑफ आती है 57, तो हम क्वालिफाई भी हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि 6 महीने वाले ही क्वालिफाई होंगे, हम कॉन्फिडेंस के साथ और एक्यूरेसी के साथ पेपर अटेम्प्ट करे होंगे, और भले 70% सिलेबस पढ़ा हो तो भी आपका चांसेस बन सकता है। तो दोस्तों यहां पे मैंने मैथ्स में बता दिया आपको कि मैथ्स में आपका एवरेज पेपर रहा तो ये हमें अभी अटेम्प्ट टारगेट करके जाने का है। इससे ज्यादा कर सकते हो, मेरा ये मिनिमम लिमिट है, लेकिन पेपर अगर बहुत लेंथी आया तो फिर ये अटेम्प्ट कम हो सकते हैं। उसके बाद दोस्तों इंग्लिश, बहुत सारे स्टूडेंट जब कॉन्फिडेंस, जब अलग अलग सब्जेक्ट में जब बात करें तो हर एक का अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग कॉन्फिडेंस होता है। इंग्लिश में भी यहां पे कभी कभी पहला ही सेक्शन इंग्लिश वहां चालू हो जाएगा, तो कॉन्फिडेंस वही रखना है। देखिए दोस्तों, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट आपने अच्छी तरह से पढ़ाई होता है, लेकिन वहां जाके पेपर अटेम्प्ट करने में जो कॉन्फिडेंस होता है ना, वही आपका 4-5 मार्क्स कट ऑफ में बढ़ा देता है। इसलिए इंग्लिश में दोस्तों आपके पास बहुत सारे सेक्शन है, ठीक है। चाहे आपने क्लासरूम में पढ़ा हो, डेली रीडिंग किया हो, बहुत सारे स्टूडेंट बैंकिंग एकेडमी के रेगुलर तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, जो अभी अभी जुड़े हुए, भले आपने 4 टॉपिक पढ़े हुए, भले 1-1.5 महीना हुआ है, 2 महीना हुआ है, लेकिन आप अच्छी तरह से कॉन्फिडेंस के साथ पेपर अटेम्प्ट करिए, तो आपका जरूरी नहीं है 2 महीने में भी 70% सिलेबस के बाद आप क्वालिफाई हो सकते हैं। देखिए यहाँ पे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, क्लॉस्टेस है और पहला जंबल है। तो ये 3 में से आपको कॉन्फिडेंस कौन से टॉपिक में है, किस सेक्शन में आपको टॉपिक, किस चैप्टर में आपका कॉन्फिडेंस है, वो आप पहले ले सकते हो। और दूसरा, इंग्लिश में एक्यूरेसी लेवल जो है वो कभी कभी हम डिसाइड करने में कभी हमें दिक्कत आती होती है, लेकिन दोस्तों आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस हो, यहां सेक्शन वाइज कट ऑफ नहीं है, इसलिए आपको अगर कॉन्फिडेंस हो
और अगर अच्छा एक्यूरेसी के साथ आपको कॉन्फिडेंस हो तो इंग्लिश के क्वेश्चन कभी डाउटफुल हो तो अटेम्प्ट कर सकते हो। हाँ, माइनस मार्किंग कभी हो सकती है, लेकिन 3-4 क्वेश्चन में से अगर आपने 2 ऐसे मतलब एवरेज कॉन्फिडेंस वाले थे अटेम्प्ट कर दिए तो मार्क्स बढ़ जाएंगे। इसलिए यहां पे सेक्शन वाइज जो कट ऑफ है वो एक भी सब्जेक्ट में नहीं है, मैथ्स में भी नहीं, रीजनिंग भी नहीं, इंग्लिश नहीं। इसलिए यहां पे 2 सब्जेक्ट में अच्छे आए, चाहे किसी का मैथ्स वीक होगा तो इंग्लिश और रीजनिंग में अच्छा आए, किसी का रीजनिंग अगर वीक है इंग्लिश और मैथ्स में अच्छा आए तो कट ऑफ क्वालिफाई हो सकते हैं। तो यहां पे आप देखिए टाइमिंग यहां पे क्लियर लिखा है इंग्लिश के लिए, उसके बाद एरर, उसके बाद फिलर्स और उसके बाद एडियम्स एंड फ्रेजेस। तो दोस्तों ये जो ग्रामेटिकल पॉइंट है ये भी ग्रामेटिकल के बिना तो ऐसा जरूरी नहीं कि होता ही है, लेकिन ये जो ग्रामेटिकल पॉइंट है तो ये भी आप पहले अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि आप सेंटेंस रीडिंग करने की आपकी अगर स्पीड अच्छी है तो आप पहले भी ये ले सकते हो। लेकिन आपको यहां पे भी जब खुद पेपर सोल्व किए होते हैं, प्रैक्टिस किए होते हैं, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस किया होता है, सेक्शन वाइज प्रैक्टिस किया होता है और फुल लेंथ पेपर प्रैक्टिस किया होता है, तब आपने जब पेपर में वो स्ट्रेटेजी कौन सी अप्लाई की थी जहां पे आपके मैक्सिमम मार्क्स बने, वही चैप्टर और वही कॉन्फिडेंस के साथ वहां का पेपर अटेम्प्ट करना है। आप ये जो हमारे इंग्लिश के सेक्शन है उसमें जो आपको जो चैप्टर आपको या तो जो भी टॉपिक आपको बेटर कॉन्फिडेंस देता है वो टॉपिक आप पहला प्रेफरेंस दे सकते हैं, ठीक है, ये खास ध्यान देने का है। और कोई स्टूडेंट कभी कभी इंग्लिश में जो है वो मतलब लो कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम देने जाते हैं तो फिर उसके बाद उनको जनरली अगर अच्छे मार्क्स आने वाले होते हैं लेकिन कॉन्फिडेंस की वजह से वो रह जाते हैं। इसलिए दोस्तों वहां जाके हमें गवर्नमेंट जॉब लेने जा रहे हैं, अच्छा करियर बनाने जा रहे हैं, वहां कोई भी डर लेके जाना नहीं है और कोई भी लो कॉन्फिडेंस लेके जाना है। लो कॉन्फिडेंस लेके जाएंगे तो भी उतने मार्क्स उससे कम आ जाएंगे। अच्छा एक पॉजिटिव फीलिंग के साथ पेपर अटेम्प्ट करने जाएंगे तो 100% अगर 2-5 मार्क में अगर कॉन्फिडेंस अच्छा होगा ना तो कट ऑफ क्वालिफाई हो जाता है दोस्तों। तो इंग्लिश के लिए एवरेज अटेम्प्ट कम से कम जब पेपर का लेवल कैसा है उसके ऊपर, लेकिन 15 से लेके 25 के हमारे अटेम्प्ट होने चाहिए। और ये जो मैंने अटेम्प्ट बताया उसमें हमें 90 से लेके 95 एक्यूरेसी चलना है, एक्यूरेसी हमारी होनी चाहिए। रीजनिंग में मैंने बताया, मैथ्स में बताया, इंग्लिश में बताया कि पेपर का कैसा लेवल है उस हिसाब से पेपर अटेम्प्ट करने का है। पेपर को कभी भी बीच में कोई भी लेंथी क्वेश्चन आए तो कॉन्फिडेंस खोना नहीं है और एक्यूरेसी भी खोनी नहीं है। दूसरा, चैप्टर की स्ट्रेटेजी बना के जाना है कि रीजनिंग के कौन कौन से चैप्टर में वहां पहले अटेम्प्ट करूंगा, मैथ्स के कौन कौन से सेक्शन पहले अटेम्प्ट करूंगा और इंग्लिश के कौन कौन से चैप्टर पहले अटेम्प्ट करूंगा। ये स्ट्रेटेजी पूरा माइंडसेट के साथ जाना है और ऐसा कोई माइंडसेट बना के नहीं जाना है कि पेपर इजी आएगा। ऐसा ही समझ के जाइए पेपर थोड़ा लेंथी आएगा तो पेपर अगर इजी होगा तो कॉन्फिडेंस और बढ़ जाएगा। रफ वहां पे मिल जाएंगे, रफ पेपर आप आराम से रफ कर सकते हो। और खास ध्यान देने का, जब भी पेपर अटेम्प्ट करते हो तब आजू बाजू में कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो उसका भी ध्यान रखने का। बीच में जब कोई भी मतलब आप एक्स्ट्रा आपको डिस्टर्बेंस नहीं मिले और कुल माइंडेड पेपर देने का है, जरा भी टेंशन लिए बिना। हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, ये दिवाली के बाद की पहली एग्जाम है, ठीक है, इसलिए कॉन्फिडेंस के साथ दे दीजिए। बहुत अच्छा आपने तैयारी किया हुआ है और बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं, ठीक है। तो हमें पहला रिक्वायरमेंट है कॉन्फिडेंस और एक्यूरेसी। दोस्तों जैसे ही पेपर हो जाए तो जो लोगों के पेपर हो गए उसके रिव्यू लेके हमें कॉन्फिडेंस कम नहीं करना है। कभी कॉन्फिडेंस बढ़ भी जाता है, कभी कभी कम भी हो जाता है। दूसरे सब स्टूडेंट से रिव्यू लेंगे तो उसमें क्या होता है, कभी कभी किसी का मैथ्स लेंथी होता है, कभी कभी किसी का इंग्लिश लेंथी होता है, तो हमारा फिर क्या होगा, कंफ्यूजन माइंड हो जाएगा। इसलिए हमारे जो सब्जेक्ट जिस लेवल पे तैयार किए उस लेवल पे एग्जाम देके आइए। दोस्तों मैंने आपको यहाँ पे तीन सब्जेक्ट की पेपर अटेम्प्ट करने की पूरी अच्छी तरह से स्ट्रेटेजी बना दी है, ठीक है। आप अपना स्ट्रेटेजी भी इसमें मिक्स कर सकते हो, आप एडवाइस और फैकल्टीज जो है एकेडमिक के वहां से भी ले सकते हो, ठीक है। और अच्छी तरह से पेपर देके आइए। और आपको और कुछ डाउट रह गया हो और भी की कोई कंफ्यूजन हो तो ये वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखिए, हमारी टीम आपके आंसर्स जो है वो एक्यूरेसी के साथ आपके सेटिस्फेक्शन के साथ प्रोवाइड करेगी। तो आपको कुछ भी और डाउट रह गया हो एग्जाम रिलेटेड तो आप उसमें पूछ सकते हो। दोस्तों हर एक स्टूडेंट को बेस्ट ऑफ लक। ये साल का पहला एग्जाम नए साल का दिवाली के बाद अच्छा जाए और आप अच्छे गवर्नमेंट जॉब में लग जाओ, ठीक है। ऐसी शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।